लॉजिकल पॉजिटिविज्म आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों। कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाइएगा और हर पॉइंट को नोट करने की कोशिश कीजिएगा। लॉजिकल पॉजिटिविज्म एक फिलोसफिकल मूवमेंट है हमारे पास जो अर्ली 20s के अंदर यानी कि 20वीं सदी के अंदर ये इमर्ज हुई है 1920 से 1930 के दरमियान यूनिवर्सिटी ऑफ वियना के अंदर, जहाँ पर बहुत से फिलोसफर, मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट बैठे थे, जिसे वियना सर्कल भी कहा जाता है। और यहाँ पर बैठकर ये एट द एंड इस चीज़ के ऊपर एग्री हो गए, इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया कि बहुत सी जो फिलोसफिकल डिबेट्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो इंडीड मीनिंगलेस हैं, जिनका कोई मकसद नहीं है, यानी कि उनका जो आउटकम आता है वो ज़ीरो है। उसके ऊपर डिबेट करो या ना करो, उसके बारे में सोचो या ना सोचो, एक ही बराबर है। यानी कि जो ये ट्रेडिशनल फिलोसफी है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं और न्यू फिलोसफी की क्या कर रहे हैं, बुनियाद रख रहे हैं। मेटाफिजिक्स को रिजेक्ट कर रहे हैं जो कि ट्रेडिशनल फिलोसफी का एक मेजर कंपोनेंट है, एक मेजर आइडिया है। ट्रेडिशनल फिलोसफी मेटाफिजिक्स के बगैर कंप्लीट ही नहीं होती, तो ये इन्होंने कंप्लीटली ही रिजेक्ट कर दिया है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक न्यू चीज ला रहे हैं फिलोसफी के अंदर। अक्सर सवाल भी पूछ लेता है कि 20वीं सदी के अंदर जब लॉजिकल पॉजिटिविज्म आई फिलोसफी के अंदर, कैसे असरात मुरतब किए, कैसे इसने फिलोसफी को इफेक्ट किया, ये कैसे नई फिलोसफी ये इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी वो पूछ लेता है। अगर हम इसके की आइडियाज़ की बात करें तो सबसे पहले इनके नाम के अंदर ही लॉजिकल पॉजिटिविज्म है, यानी कि लॉजिक के ऊपर बात कर रहे हैं। और लॉजिक के ऊपर जब कोई चीज़ बात की जाती है तो इसका मकसद है कि उसकी कोई सेंस बननी चाहिए। अगर सेंस नहीं बनेगी तो वो लॉजिकली चीज़ नहीं होगी, और हम फिर कह देते हैं यार ये तो कोई बेवकूफ़ बंदा है, इडियट है या पागल है। तो सेम इन्होंने भी फिलोसफीज की जो बहुत सी प्रॉब्लम्स है उसको यही कहा कि एक ही गल कर रहे हो यार, तो सी इधर कोई मतलब नहीं। खैर, तो अगर की आइडियाज़ की मैं बात करूँ जिसे हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो पहला है एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म क्या होता है, यानी कि सेंसरी एक्सपीरियंस के थ्रू जो नॉलेज आता है, यानी कि जो आप देख रहे हो वही आपके नज़दीक नॉलेज है। तो इनके नज़दीक भी जो है वो है व्हाट इज जो है वही है, इनके नज़दीक भी नॉलेज है। और वेरिफिकेशन प्रिंसिपल की बात करते हैं। वेरिफिकेशन नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कोई भी चीज़ जो वेरीफाई हो सके अगेन एंड अगेन और उसका जो आउटकम आए वो एक ही आए, यानी कि एक जमा एक दो ही है। आप इसको जितनी मर्जी मर्तबा कर लें, जिस मर्जी से करा लें, तो एक जमा एक दो ही होगा। तो ये क्या है, एक वेरीफाई हो रही है स्टेटमेंट हमारे पास एक मीनिंगफुल वे के अंदर। तो ये इन्होंने एक वेरिफिकेशन प्रिंसिपल भी है जो साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर खड़ा था, उसकी फाउंडेशन थी। तो एक न्यू चीज़ आ गई साइंस के अंदर। जब वेरिफिकेशन हम करेंगे तो मेटाफिजिक्स में तो आप वेरीफाई कर ही नहीं सकते। लाइक के प्लेटो साहब कहते हैं कि ट्रांसडेंटल वर्ल्ड है एक, यानी कि एक फिजिकल वर्ल्ड है जिसमें हम मौजूद हैं, और इसके अलावा एक और दुनिया है जिसे वो ट्रांसडेंटल वर्ल्ड कहता है। तो ट्रांसडेंटल वर्ल्ड आप क्या वेरीफाई कर सकते हैं कि प्लेटो साहब की ट्रांसडेंटल वर्ल्ड मौजूद है? नहीं कर सकते। तो कंप्लीटली उसकी मेटाफिजिक्स को इसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। क्योंकि साइंस के ऊपर जोर दे रहे हैं, तो साइंस को ये एज अ आइडियल मानेंगे, एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड रखेंगे, और ये कहेंगे कि वो साइंटिफिक स्टेटमेंट हम मीनिंगफुल समझेंगे जिसके कुछ मतलब होंगे। मेटाफिजिक्स हो गई हमारे पास, एथिक्स हो गए, एस्थेटिक्स हो गई, उसको ये इग्नोर कर देते हैं जो कि पीछे फिलोसफर्स ने दे रखे हैं, और खुद से न्यू डिफाइन करेंगे। और लॉजिकल एनालिसिस करेंगे। लॉजिकल एनालिसिस कैसे करेंगे, यानी कि रोल ऑफ लैंग्वेज को ये बेसिकली देखेंगे कि लैंग्वेज के रोल को क्लैरिफाई करेंगे, स्टेटमेंट्स को क्लैरिफाई करेंगे। ये कहते हैं कि बहुत सी प्रॉब्लम फिलोसफी में इस वजह से भी मौजूद है कि जो पीछे फिलोसफर हैं जिन्होंने वर्क किया है, उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया है जो कि कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। आप समझ कर मालूम ही नहीं कर पाते कि यार ये कहना क्या चाह रहे हैं, और खुद से मानी आखिज करते हैं, और इस तरह फिर हर बंदा अपने अपने मीनिंग्स देता है, तो एक कन्फ्यूजन की स्टेट क्रिएट हो जाती है। जिसमें एक एग्जांपल देते हैं, सीजर है। ये सीजर किसी बंदे का नाम भी हो सकता है और प्राइम नंबर को भी कहते हैं। अब अगर किसी ने फिलोसफी में सीजर लफ्ज का मानी इस्तेमाल कर रखा है, तो अब वो क्लियर भी नहीं है कि वो सीजर प्राइम नंबर को बोल रहा है, किसी शख्स को बोल रहा है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है। अब ये कन्फ्यूजन चलती रहेगी, हम जितनी मर्जी डिबेट कर लें, हमारी फाउंडेशन ही कन्फ्यूजन के ऊपर स्टार्ट हुई है, तो उसका जो एंड रिजल्ट आएगा वो भी कन्फ्यूजिंग ही आएगा। तो ये कहते हैं कि हमारे पास जो रोल ऑफ लैंग्वेज है वो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। और ये रिडक्शनिज्म की भी बात करते हैं, किसी चीज़ को रिड्यूस करना, और ये लैंग्वेज के रोल को रिड्यूस करते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट अगर आप दे रहे हैं, कंसाइज दें, क्लियर दें, ताकि समझने में आसानी हो आने वाले के लिए भी, और वो साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर हो। तो ये तो इनके कुछ की आइडियाज़ हैं, और ये सारे के सारे इन्होंने फिलोसफी के अंदर इंट्रोड्यूस किए हैं और फिलोसफी को एक आगे स्टेप की तरफ ले गए हैं, जो बाद में हम देखते हैं कि पोस्ट पॉजिटिविज्म जो इसके बाद की मूवमेंट आती है उसको ये इफेक्ट करते हैं, उस असरअंदाज होते हैं। फिर प्रैग्मेटिज्म आते हैं, उसके ऊपर ये असरअंदाज होते हैं। और फिर ये जो एनालिटिकल फिलोसफी है उसके ऊपर ये असरअंदाज होते हैं। तो यहाँ इनके बाद जो फिलोसफी है वो एक न्यू शेप के अंदर उभर कर आती है, जो ज़्यादातर साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर रखी गई है। पहले ट्रेडिशनल फिलोसफी चल रही थी, वो उसको ये ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, और इनके बाद तकरीबन ख़त्म भी हो जाती है।
तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ व्हाट इज लॉजिकल पॉजिटिविज्म, तो आप क्या लिखेंगे? तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि ये एक लॉजिकल एम्पिरिसिज्म है, जो कि एक थ्योरी है नॉलेज की और लैंग्वेज की, जो रिक्वायर करती है वेरिफिकेशन को। इनके नज़दीक अगर नॉलेज हमारे पास वही है जो अगेन एंड अगेन हमारे पास वेरीफाई हो सकता है, और अगेन एंड अगेन बाय एक्सपेरिमेंट ही होगा, यानी कि आप एक एक्सपेरिमेंट करें और वेरीफाई हो जाए, फिर दोबारा करें सेम रिजल्ट आए, तो ऐसे वो चीज़ वेरीफाई हो जाएगी, और ये आपको जो नॉलेज आएगा आपके पास, ये मीनिंगफुल नॉलेज आएगा। और अगर जो इसके उल्ट होगा वो मीनिंगलेस होगा, और इसके और उसकी कोई अहमियत इनके नज़दीक नहीं है। और दूसरा, अब मैं पूछ लूं कि इनके नज़दीक ट्रुथ क्या होगा, तो इनके नज़दीक ट्रुथ भी वही होगा कि जो वेरिफिकेशन प्रिंसिपल के ऊपर जो स्टेटमेंट पूरी उतरती है, वेरीफाई हो जाती है, वही इनके नज़दीक ट्रुथ है। यानी कि एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, यानी कि कोई एम्पेरिकल डेटा आ गया है या आप कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, वही इनके नज़दीक ट्रुथ होगा और वही रियल नॉलेज होगा। अब कुछ अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लूँ मैं, तो ये बेसिकली साइंस को और फिलोसफी को यूनिफाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साइंस और फिलोसफी के दरमियान 360 का डिफरेंस था, तो ये इस गैप को फिल करने के लिए इसको यूनिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं कि साइंस हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड है, और जो साइंटिफिक मेथड है इसका इस्तेमाल हम फिलोसफी में करेंगे, ताकि जो फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स हैं वो रियल फाउंडेशन के ऊपर कायम हो जाए, और जो एंड रिजल्ट हमारे पास आए वो मीनिंगफुल आए। और इस तरह ये जो सूडो साइंस है और जो रियल साइंस है उसको उसके दरमियान ये डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं फिलोसफी के अंदर, ताकि हमारे पास यूनिफाई कर सकें ये फिलोसफी को और साइंस को। और जब हमारे पास अब फिलोसफिकल थॉट अब जो होगी वो कौन सी होगी, वो क्लियर होगी, कंसाइज होगी, और वो एनालाइज कर सकेंगे, हम उसको वेरीफाई भी कर सकेंगे। तो पहला स्टेप इन्होंने लिया, यूनिफाई किया साइंस को और फिलोसफी को। दूसरा, वही जो पहले मैंने बात की कि ये एलिमिनेट करते हैं मीनिंगलेस स्टेटमेंट को, यानी कि जो मेटाफिजिकल स्टेटमेंट हो गई हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता, जैसे मैंने प्लेटो साहब की आपको एग्जांपल दे दी है। या मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि एलियंस मौजूद हैं, क्या आप एलियंस को, इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप एलियंस को ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, उसको वेरीफाई भी नहीं कर सकते। तो ये नॉलेज आपके लिए, ये कहेंगे कि एक मीनिंगलेस नॉलेज है, आपको इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे सकते, और ना ही देनी चाहिए, क्योंकि एलियंस के ऊपर आप बिलीव करके क्या आखिज कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे सिंपल वर्ड में। ये इस एलियंस का प्रोग्राम इन्होंने वाड़ दिया है, और इसका कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ये मीनिंगलेस है। ना आप एलियंस को वेरीफाई कर सकते हैं, ना उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ना उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आपने ऐसी स्टेटमेंट से दूर रहना है, और इसी को ये एलिमिनेट कर देते हैं, मीनिंगलेस स्टेटमेंट को। तीसरी चीज ये प्रमोट करते हैं लॉजिकल एनालिसिस को, यानी कि रोल ऑफ लैंग्वेज को ये क्या करते हैं, उसको केयरफुली एनालाइज करते हैं, उसके अंदर क्लियरिटी लेके आते हैं। अब वर्ड्स के अंदर मीनिंग के अंदर, जो वर्ड्स की जो मीनिंग है उसके अंदर ये कहते हैं कि क्लियर होनी चाहिए। मैंने जैसे सीजर की आपको पहले एक एग्जांपल दिया, सेम वही यहाँ पर आप लिख सकते हैं। क्या करते हैं, डिमार्केट कर देते हैं साइंस को फ्रॉम नॉन साइंस से, सूडो साइंस से, और रियल साइंस को अलग कर देते हैं। और फिर ये फिलोसफिकल प्रोग्रेस को अचीव करते हैं। कैसे अचीव करते हैं, उसके अंदर साइंटिफिक मेथड को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, लॉजिकल एनालिसिस को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ये जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट हैं ये इस बात के ऊपर होप करते हैं कि अब जो हमारे पास नॉलेज आएगा साइंटिफिक मेथड को प्रूव करने के बाद, लॉजिकल एनालिसिस को लगाने के बाद, तो ये जेन्युइन हमारे पास फिलोसफिकल नॉलेज आएगा, और इस तरह फिलोसफी क्या करेगी, प्रोग्रेस करेगी, क्योंकि कन्फ्यूजन अब खत्म हो जाएगी, मेटाफिजिक्स रहेगी नहीं, ट्रेडिशनल फिलोसफी को एलिमिनेट कर देते हैं। तो अब जो हमारे पास नॉलेज आएगा वो क्लियर और कंसाइज आएगा। तो फिर ये रिजेक्ट कर देते हैं प्रायोरी नॉलेज को। अनलाइक कांट साहब जो हमारे पास थे, वो कहते थे कि कुछ ऐसा नॉलेज मौजूद होता है जो कि हमारे ऑब्जर्वेशन से एग्जिस्ट होता है, यानी कि उसकी एग्जिस्टेंस होती है, यानी कि जो चीज़ हम एग्जिस्ट कर रहे हैं उसका नॉलेज तो हमारे पास आ रहा है, लेकिन उससे पहले जो फिनोमेना हो रहा है उसका नॉलेज हमारे पास नहीं आता। फॉर एग्जांपल, आप किसी केक को बेक कर रहे हैं, अब उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका नॉलेज आपके पास आ सकता है, लेकिन कितनी हीट लग रही है, कितना टेम्परेचर है, और किस तरह मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्सअप हो रहे हैं, इसका नॉलेज आपके पास नहीं है, वहाँ पर आप ब्लाइंड हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पर ब्लाइंड हैं तो इसका मतलब है वो नॉलेज तो एग्जिस्ट करता है ना। तो कांट साहब कहते थे कि वो नॉलेज एग्जिस्ट करता है, अप्रायर नॉलेज मौजूद है, जबकि ये इसको रिजेक्ट कर देते हैं और ये कहते हैं पोस्ट प्रायरी नॉलेज हमारे पास होता है, यानी कि जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसा कोई नॉलेज नहीं है जो कि एग्जिस्ट करेगा इंडिपेंडेंटली, जिसको हम ऑब्जर्व ना कर सकें या जिसको वेरीफाई ना कर सकें। तो ये एक प्रायरी नॉलेज को भी क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद ये एनालिटिक और सिंथेटिक स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि स्टेटमेंट को ये फर्दर दो चीज़ों के अंदर डिवाइड करते हैं। एक को ये कहते हैं एक एनालिटिक स्टेटमेंट होती है। एनालिटिक स्टेटमेंट को ये डिफाइन करते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट जो ट्रू बाय डेफिनेशन होगी, यानी कि जिसे पढ़कर आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम पड़ जाएगा कि यार ये ट्रू है। लाइक के अगर कोई आपको कहे कि ऑल बैचलर आर अनमैरिड मैन,
तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये आपके नज़दीक कौन सी होगी, एनालिटिक होगी या सिंथेटिक स्टेटमेंट होगी? तो ये यकीनन आपके नज़दीक भी एनालिटिक स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो बैचलर होते हैं वो अनमैरिड ही होते हैं। तो ये इट सेल्फ जो सेंटेंस है हमारे पास, स्टेटमेंट है, ये ट्रू है बाय इट सेल्फ। तो ये इनके नज़दीक एनालिटिक स्टेटमेंट है। ऐसी स्टेटमेंट जो वेरीफाई ना होती हो, ऑब्जर्व ना होती हो, लेकिन वो फिर भी ठीक होती हो, तो वो इनके नज़दीक एनालिटिक स्टेटमेंट होती है। ठीक है। और दूसरी है इनके नज़दीक, वो है सिंथेटिक स्टेटमेंट। अब इसके अंदर आपको वेरीफाई भी करना है और इसके अंदर आपको ऑब्जर्व भी करना है, यानी कि आप किसी चीज़ के बारे में स्टेटमेंट में क्लेम करेंगे तो वो एक्सपेरिमेंट से ठीक भी होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट से ठीक नहीं होती तो उसका नॉलेज ऑब्जर्वेशन से ठीक होना चाहिए। इन दो चीज़ों के ऊपर उसको पूरा उतरना चाहिए। एक अगर इसकी एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ, जो सन है हमारे पास वो मशरिक से निकलता है, ईस्ट से राइज होता है, तो ये आप क्या कहेंगे, एक सिंथेटिक है या हमारे पास एनालिटिक स्टेटमेंट है? तो यकीनन ये एक सिंथेटिक स्टेटमेंट है, क्योंकि ये आपकी ऑब्जर्वेशन इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है। आप देख रहे हैं कि यार वाकई सूरज मशरिक से निकल रहा है, ईस्ट से निकल रहा है और ये वेस्ट में गुरूब हो रहा है। तो आपने ये ऑब्जर्वेशन की बुनियाद के ऊपर नॉलेज दिया है और आपकी ऑब्जर्वेशन, और बार बार आपने इस फिनोमेना को रिपीट किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, डेली एक्सपेरिमेंट किया, यार ऐसे ही हो रहा है। तो ये एक सिंथेटिक आपके पास क्या है, एक इंफॉर्मेशन है। अब मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि ऑल मैन या ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल, तो अब आपके नज़दीक ये सिंथेटिक एग्जाम्पल होगी या एनालिटिक एग्जाम्पल होगी? तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। दोस्तों ये तो थी बेसिक एक्सप्लेनेशन लॉजिकल पॉजिटिविज्म की। अगर आप चाहते हैं कि एक डीप एनालाइज भी किया जाए लॉजिकल पॉजिटिविज्म को और इसके अंदर इसकी मेटाफिजिक्स, इसका वेरिफिकेशन प्रिंसिपल वगैरह को भी देखा जाए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।